बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। टॉपिक वाइज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के कैप्शंस का रिवीजन कर रहे हैं। बाकी रिवीजन आपको इस वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे चैप्टर नंबर 5 का आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जिसके अंदर पूरे रिविजन हम लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को रिगार्डिंग, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का मतलब होता है ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर कैश इन हैंड आता है, बैंक अकाउंट्स आते हैं, पहले के जमाने में स्टैम्प्स होते थे जो एक असेट्स जो एक कैश के फॉर्म में माने जाते थे। ठीक है ना, आप स्टैम्प्स के थ्रू भी ट्रेडिंग आप ऐसा समझ लो कर सकते थे। इसके अलावा आपके सीसी अकाउंट आते हैं, आपके ओडी अकाउंट आते हैं, एफडीज आते हैं। फिर जो मोस्ट लिक्विड असेट्स होते हैं आपके पास जो रेडीली अवेलेबल होते हैं फॉर सेल, वो सब चीजें भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर आते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो अपने को क्या क्या असर्शंस देखना है, तो वही बेटा जो अपने को अकाउंट बैलेंसेस के लिए असर्शंस होते हैं वो अपने को यहाँ पे देखना है, जैसे एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वो सब चीजें यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, सबसे पहली बात तो मैं कैश बैलेंसेस को चेक करूंगा। 31 मार्च या डे एंड की जो कैश बैलेंसेस होती है मैं उसको चेक करूंगा। ये सेम पॉइंट बैंक ऑडिट के अंदर भी आया था, जहां पे बोला गया था कि मैनेजर ने कैशियर के सरप्राइज चेक को करना चाहिए, सरप्राइज चेक करना चाहिए क्लोजिंग कैश को। उसी प्रकार से ऑडिटर ने भी वेरीफाई करना चाहिए कैश बैलेंसेस को, और ये सरप्राइज चेक के माध्यम से होना चाहिए। सर अगर मोर देन वन कैश बैलेंसेस है, जैसे पेटी कैशियर भी है, ब्रांच कैशियर भी है, नॉर्मल कैशियर भी है, तो इन सब केसेस के अंदर मैंने साइमल्टेनियसली मतलब सबको एक साथ लपेटे में लेना चाहिए, सबको एक साथ सबके बैलेंसेस को चेक करना चाहिए। इसके अलावा ये डिजायरेबल इट इज मतलब बोला गया है कि बेटर होगा अगर कैशियर भी प्रेजेंट हो जिस समय आप कैश वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि बाद में कैशियर नहीं तो बोलेगा हो सकता है ऑडिटर ने कुछ गलत काम किया, ऑडिटर ने कुछ गलत कर दिया। तो इट इज डिजायरेबल कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। बेटा क्या बोलो, इट इज डिजायरेबल कि आपके पास कैशियर प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो अगर आप कोई रफ कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो आपने कुछ एंट्रीज को टेस्ट चेक करना चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो। अगर आप कोई रफ कैश बुक को मेंटेन कर रहे हो तो आपने उनकी एंट्रीज को भी टेस्ट चेक करना चाहिए। अगर आपने एम्प्लॉयज को कोई टेम्परेरी लोन दिया, जैसे मान लो 30 तारीख को उसकी सैलरी ड्यू हो रही थी, आपने 25 को उसको पेमेंट कर दिया, बाद में तो 30 को पूरा एंट्री आप पास कर ही दोगे एक साथ। तो इस सिचुएशन के अंदर ऐसे ये जो आपने किया, क्या ये अथोराइज पर्सनल से पूछने पर किया या नहीं किया, उस बात को देखो। फिर सर कैश से रिलेटेड सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसे ट्रेंड एनालिसिस भी हम लोग कहते हैं, ऐसे 520 में जो हम लोग पढ़ते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, वो आपने क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर ने BRS को प्रिपेयर करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते थे बेटा, जिसमें आप टैली करते हो बैंक बैलेंस को और कैश बुक के बैलेंस को। जितने भी मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स है, जैसे जो चेक आपने इशू कर दिए बट वो सामने वाले ने प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं किया है, तो आप उसको एडजस्ट करोगे। ऐसे चेक जो डिपॉजिट कर दिए बट क्रेडिट नहीं हुए, हम उसको भी अकाउंट फॉर करते हैं। और अगर बाद में सब्सिक्वेंटली क्रेडिट किए गए बैंक के द्वारा तो उसको चेक करेंगे। अगर लेकिन चेक स्टेल हो जाते हैं, यानी कि 3 महीने से पुराने हो जाते हैं, तो अब आप उसको डिपॉजिट के लिए प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उन चीजों को भी यहाँ पे क्या करना है बेटा, कंसिडर करना है। इसके अलावा हम लोग जो लार्ज डेबिट या क्रेडिट जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया या कुछ हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे के रखा है, तो उन ट्रांजैक्शंस को भी हम लोगों को क्या करना चाहिए सर, कंसिडर करना चाहिए। सर डायरेक्ट कंफर्मेशन कैसा किया जाता है, तो मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिसके पास मेरे क्लाइंट का करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, EEFC अकाउंट, CC अकाउंट, रिस्ट्रिक्टिव अकाउंट, ये सारी चीजें मेंटेन्ड है। कोई भी अकाउंट बैंक के पास मेंटेन्ड हो, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, और मैं उसको इंफॉर्मेशन मांगूंगा। अब मान लो अगर मुझे कुछ डिफरेंस मिलता है तो मैं उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करूंगा। सर 100% बैंक अकाउंट का मेरे को क्या मांगना है बेटा, कंफर्मेशन मांगना है, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल आजकल तो ऑनलाइन अकाउंट होते हैं, तो उस केस के अंदर मैं ऑनलाइन तुरंत रिपोर्ट डाउनलोड करने लगाऊंगा स्टेटमेंट की और वो फाइनलाइज कराऊंगा। या दूसरा, मैं ऑडिटिंग स्टाफ को भेजूंगा, अपने स्टाफ को भेजूंगा बेटा साथ में, और मैं क्या बोलूंगा, तुम लगे हाथ क्या करके लेके आओ, लगे हाथ तुम रिपोर्ट लेके
आ जाओ करके। फिर वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है बेटा फॉरेन करेंसी लोन का या जो फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट का कैश बैलेंस का, जैसे ईईएफसी अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस पड़ा होता है डॉलर्स में, तो उस सिचुएशन के अंदर क्लोजिंग रेट को अप्लाई करके मैं उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करता हूं। ये आप एएस 11 के अंदर पढ़ के आते हो, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कि किस तरीके से आपने डिस्क्लोजर्स देना चाहिए अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ये एक बार आपने देख लेना है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इन्वेंट्री का, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कंसिडर करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।